तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, मिडिएवल इंडिया में हम प्रवेश कर चुके हैं और हम पढ़ रहे थे। लास्ट डिस्कस किया था हमने प्यारे दोस्तों किसके बारे में, महमूद गजनवी के बारे में जो है हमने पढ़ा था, और उसके जो कुल आक्रमण हुए थे उसके बारे में हमने देखा किस तरह से वो भारत में आकर के लूटपाट करता था, मंदिरों को तहस नहस करता था, बुत परस्ती को नष्ट कर देता था, है ना। और मंदिरों में जो है जितने भी सोने होते थे, सोने की चीजें होती थी, सबको लूट करके ले जाया करता था। और इस तरह से भारत को जो है पूरा तरीके से क्या नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक जो है नष्ट कर दिया वो भारत को अपने उन आक्रमणों से। तो प्यारे दोस्तों, वो जो हम पढ़ रहे हैं टर्किश इन्वेजन, तुर्क आक्रमण, तो मोहम्मद गजनबी के बाद जो है प्यारे दोस्तों एक और तुर्क आक्रमणकारी जो है भारत आया और आक्रमण किया, जिसका नाम क्या है, मोहम्मद गौरी, है ना, मोहम्मद गौरी। तो आज प्यारे दोस्तों हम मोहम्मद गौरी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों वीडियो में अंतिम समय तक जरूर बने रहें ताकि आप इस वीडियो का जो है भरपूर लाभ उठा पाए, अन्यथा फिर आप लाभ से वंचित भी हो सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, और साथ ही कोशिश करना है कि आप जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए, संबंधियों के बीच जरूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का जो है लाभ उठा पाए। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो चलिए प्यारे दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं कि किस तरह से मोहम्मद गौरी जो है भारत में आया, भारत में आक्रमण किया, और इसके आक्रमण के बाद ही जो इसके उत्तराधिकारी बने, उनके उत्तराधिकारी बनने से ही जो है दिल्ली सल्तनत का जो है कार्यकाल या फिर शासनकाल जो है शुरू होता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों वीडियो में जरूर से अंतिम समय तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी के बारे में बात करें तो इसने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक जो है भारत में रहकर अपना शासन व्यवस्था चलाया था। मतलब कि 1175 ईस्वी से ही जो है इसने भारत में आक्रमण करना शुरू कर दिया था, है ना। तो एक प्लेस जैसा कि हम जानते हैं अफगानिस्तान में गजनी हुआ करता था, और उस समय यामनी वंश के बारे में हमने पढ़ा था। तो जब ये मोहम्मद गौरी भारत में अटैक करने आया था तब गजनी में जो है कौन शासन करता था, गौर वंश के जो है शासक शासन कर रहे थे, है ना। और उसी में से एक था मोहम्मद गौरी, जो संसबनी तुर्क इसको कहा जाता है ना। तो अब बात करेंगे मोहम्मद गौरी के आक्रमणों की। तो इसने सर्वप्रथम आक्रमण जो है प्यारे दोस्तों कब किया था, 1175 ईस्वी में किया था, है ना। इसने अपना प्रथम आक्रमण कब किया, 1175 ईस्वी में। और कहां पर किया गया था प्यारे दोस्तों, इसने मुल्तान में किया था। कहा, मुल्तान, ओके। और यहाँ पर जो है शासन करते थे कौन लोग, है ना, वो भी मुस्लिम हुआ करते थे, जिनको कहा जाता है कर्माठी मुस्लिम, है ना। वेयर रूल्ड, यहाँ पर किसका शासन चल रहा था, कर्माठी मुस्लिम्स। तो इनके ऊपर जो है आक्रमण किया कौन, ये मोहम्मद गौरी। उसके बाद इसका दूसरा आक्रमण माना जाता है 1178 ईस्वी में। कब, 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया, है ना। 1178 ईस्वी में कहाँ आक्रमण किया, गुजरात, है ना, जहां पर शासन कौन कर रहा था, भीम द्वितीय, है ना। कौन शासन कर रहा था, भीम द्वितीय। तो भीम द्वितीय की जो सेना थी, है ना, भीम द्वितीय की सेना इस मोहम्मद गौरी की सेना से बड़ी थी, है ना। क्या था, बड़ा था। आप यहां लिख सकते हैं इस युद्ध का परिणाम कि भीम द्वितीय की सेना गौरी की सेना से बड़ी थी,
है ना। इसलिए जो है मोहम्मद गौरी इस युद्ध में जब आक्रमण किया तो उसकी सेना कमजोर होने के कारण वो इस युद्ध से क्या हुआ, भाग गया, है ना, भाग गया। लेकिन भीम द्वितीय जो था उसका पीछा किया, है ना, क्या किया, पीछा किया, पीछा करके कहा, माउंट आबू में, है ना, इसको रोक लिया। माउंट आबू में जो है इसको रोक लिया और वहीं पर जो है इसको अपना क्या कर लिया, कैदी बना लिया, है ना। तो भीम द्वितीय ने क्या किया, 1178 ईस्वी में ही, है ना, माउंट आबू में पीछा करके क्या कर दिया, इसको पराजित किया। पराजित किया, है ना। और ये माउंट आबू जानते हैं कि कितना प्रसिद्ध है, मुख्य रूप से किस मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है, दिलवाड़ा मंदिर, है ना। माउंट आबू जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, दिलवाड़ा मंदिर, है ना, यहीं पर है। और भी इसकी बहुत सारी खासियत है, तो इसके बारे में हमें ज्योग्राफी में नहीं पढ़ रहे हैं कि बात करेंगे, है ना, अभी इतिहास के बारे में बात करें तो दिलवाड़ा मंदिर जो है यहाँ पर फेमस है। और इतिहासकारों के अनुसार जो है यही जो है मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम हार मानी जाती है ना। भारत में प्रथम हार जो है इसी युद्ध को माना जाता है, इसी आक्रमण को माना जाता है, जब ये 1178 ईस्वी में जो है कहाँ आक्रमण किया था, गुजरात में, और जहां पर शासन कौन कर रहा था, भीम द्वितीय, है ना। तो उसमें जो है भीम द्वितीय की सेना बड़ी होने के कारण इसको क्या कर दिया, पछाड़ दिया, बुरी तरीके से हरा दिया। और उसके बाद भीम द्वितीय ने इसे कैद करके क्या किया, कैद कर लिया हराने के बाद, है ना। इसके बाद भीम द्वितीय ने क्या किया, भीम द्वितीय ने इसे अपने कैद में कर लिया, कैद कर लिया। लेकिन इसकी जो माँ थी, किसकी, भीम द्वितीय की माँ के कहने पर जो है इसको फिर क्या कर दिया, वापस रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। ओके। उसके बाद भीम द्वितीय के रिहा करने पर मोहम्मद गौरी जो है किधर बढ़ा, उत्तर की तरफ बढ़ा, उत्तर की तरफ आने लगा। और उत्तर में आकर जो है इसने क्या किया, भारत के सिंध और कश्मीर पर जो है इसने कब्जा कर लिया, है ना। इसके बाद क्या हुआ, गौरी जो है किधर बढ़ा, उत्तर भारत की ओर बढ़ा, है ना। और फिर क्या कर लिया, सिंध एवं कश्मीर पर अधिकार कर लिया। कहाँ कहाँ, सिंध और, है ना, सिंध बढ़ा। उसके बाद इसने क्या किया, सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लिया। उसके बाद इसका जो है प्रमुख आक्रमण जो है माना जाता है कब, जब इसने पृथ्वीराज चौहान पर जो है आक्रमण किया। तो पृथ्वीराज चौहान पर जो है कब आक्रमण करता है, ये 1191 ईस्वी में, है ना। कब, 1191 ईस्वी में। और 1191 ईस्वी में ही जो है इसने क्या किया था, इसको 90 से 91 के बीच में, 1190 से 91 के बीच में सिंध और कश्मीर को अपने अधिकार में कर लिया था। लेकिन इसका प्रमुख युद्ध जो है माना जाता है किसके टाइम में, फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं, तो जो पृथ्वीराज चौहान था, है ना, जब ये कश्मीर में आक्रमण कर लिया तो उस समय जो है भारत में जो है, या फिर कहें दिल्ली में, किसका शासन चल रहा था, पृथ्वीराज चौहान का, है ना, किसका,
पृथ्वीराज चौहान का शासन कर रहा था। पहले उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो इधर उत्तर भारत में इसी समय क्या था, उत्तर भारत में किसका शासन चल रहा था? चौहान वंश का, है ना, चौहान वंश का। और चौहान वंश जो है कहाँ कहाँ शासन करती थी? दिल्ली, अजमेर और सांभर, है ना, दिल्ली, अजमेर और सांभर में जो है शासन हुआ करता था। और इसी टाइम जो है चौहान वंश का कौन सा राजा शासन कर रहा था? पृथ्वीराज चौहान, है ना। कौन? पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथारा के नाम से भी जानते हैं और पृथ्वीराज थर्ड के भी नाम से जानते हैं, है ना। तो इसका एक क्या हुआ करता था? परम मित्र, है ना, परम मित्र, और एक वो लेखक भी हुआ करता था, राइटर, जिसका नाम था क्या? चंद्रवरदायी, है ना, चंद्रवरदायी जिसका नाम था। और इसका क्या हुआ करता था? परम मित्र और लेखक। इसी ने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। किसकी? पृथ्वीराज रासो की रचना किया था चंद्रवरदायी ने। और इसी पृथ्वीराज रासो में इसने जिक्र किया कि ये जो मोहम्मद गौरी था ना, ये किस पर? चौहान पर, पृथ्वीराज चौहान पर, राय पिथारा पर कितने बार आक्रमण किया था? 16 बार आक्रमण, है ना, की जो जानकारी है कहाँ मिलती है? सिर्फ इसी पृथ्वीराज रासो में ही जो है 16 बार आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान पर। कौन? मोहम्मद गौरी, इसकी जानकारी मिलती है ना। और वही बात करें दूसरी तरफ कन्नौज में, कहाँ? कन्नौज में जो है किसका शासन चल रहा था? कन्नौज में शासन चल रहा था गढ़वाल वंश का। किसका? गढ़वाल वंश। और इस वंश का शासक उस समय शासन कर रहा था कौन? जयचंद, है ना। कौन? जयचंद। और ये जयचंद जो था, इसकी एक बेटी हुआ करती थी, जयचंद की पुत्री, उसका नाम क्या था? संयोगिता। क्या? संयोगिता। और इसी संयोगिता को जो है पूरे स्वयंवर में जो है जितने भी, मतलब कि एक बार क्या हुआ कि ये पृथ्वीराज चौहान, है ना, इसी संयोगिता से क्या करते थे? प्रेम करते थे, है ना, और फिर शादी भी करना चाहते थे। लेकिन जो है जयचंद को ये पसंद नहीं था। जयचंद ऐसा नहीं चाहता था कि मेरी बेटी जो संयोगिता है उसकी विवाह किससे हो? इस चंद्रवरदायी से हो, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि जब ये मोहम्मद गौरी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था, उस समय उत्तर भारत में चौहान वंश का शासन चल रहा था, जो दिल्ली, अजमेर और सांभर में था, है ना। और फिर पृथ्वीराज चौहान जो है उस समय दिल्ली चौहान वंश के शासक थे, और उसी का परम मित्र हुआ करता था लेखक चंद्रवरदायी, जिसने जो है पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और इसी में इसने बताया कि जो है मोहम्मद गौरी 16 बार जो है पृथ्वीराज चौहान पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और वो बार बार क्या होता था? पृथ्वीराज चौहान से हार जाता था, लेकिन वो बार बार फिर पृथ्वीराज चौहान से क्या कर लेता था? माफी मांग लेता था। ये बात बताई किसने? ये चंद्रवरदायी ने। लेकिन इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं। अब हम आते हैं किसके बारे में? मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान पर जो है किस तरह से और कब आक्रमण किया, इसके बारे में हम बात करते हैं, है ना।
चलिए अब बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच, है ना। तो 1191 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध। ओके, प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में, मोहम्मद गौरी, है ना, और फिर दूसरा पृथ्वीराज चौहान। तो इस युद्ध में जो है जीत किसकी हुई, जीत हुई पृथ्वीराज चौहान की, और मोहम्मद गौरी जो है वो हार जाता है इस युद्ध में और वापस गजनी चला जाता है ना। तो ये जो है हारकर कहाँ चला जाता है, गजनी चला गया। ओके, लेकिन इसके बाद क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि हमने बताया था कि जयचंद्र जो कनौज में गढ़वाल वंश का शासक था, उसकी एक पुत्री हुआ करती थी, कौन, संयोगिता। और उस संयोगिता का जो है एक बार जयचंद्र क्या करवा रहा था, स्वयंवर करवा रहा था। और उस स्वयंवर में जो है इसने पृथ्वी और आसपास के जितने भी राजकुमार थे सबको बुलाया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को जो है इसने नहीं बुलाया था, है ना। तो इसी से गुस्सा होकर पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, पूरे स्वयंवर से उसकी बेटी जो संयोगिता थी उसको अगवा कर लिया और फिर उससे शादी कर लिया। और इसी से जो है जयचंद क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान से बहुत ही ज्यादा नाराज हुआ और उसका दुश्मन भी एक तरह से कह सकते हैं कि बन बैठा, है ना। तो जब ये प्रथम युद्ध लड़ा गया प्यारे दोस्तों तराइन का, तो इसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान का नजर किस पर पड़ा, पृथ्वीराज चौहान तो प्यारे दोस्तों इस 1191 में जो प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है पृथ्वीराज चौहान की नजर कहाँ थे, कन्नौज पर थी, है ना, कन्नौज पर नजर पड़ी। पृथ्वीराज चौहान की नजर थी, है ना, पहले से था, लेकिन इस युद्ध के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई हुआ। उसके बाद तो वो हम बात ही कर चुके हैं कि संयोगिता को जो है पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, भरी स्वयंवर से अगवा करके उससे शादी कर ली थी, जिससे जयचंद्र जो है बहुत ही इससे नाराज हुआ और इसका दुश्मन भी बन बैठा। तो एक साल के बाद जब ये प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार करके गजनी चला गया था, तो एक साल के बाद फिर से वो 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करने आया और 1192 ईस्वी में लड़ा गया तराइन का द्वितीय युद्ध, है ना, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो यह भी मोहम्मद गौरी और फिर पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि इस युद्ध में गौरी जो है जीत गया, है ना, और फिर ये चौहान हार गया। और जीत करके जो है इसने मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी थी, है ना। तो इस तरह से ये इतिहासकारों का मानना है कि मोहम्मद गौरी ने क्या किया था कि पृथ्वीराज चौहान को हरा करके इसकी हत्या कर दी थी। और इसके बाद इसने क्या किया था, इसके बाद इसने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की, है ना। मुस्लिम शासन की स्थापना की गौरी ने। गौरी ने किया। और फिर इसने अपने शासन काल में क्या चलवाए, लक्ष्मी की बनी आकृति वाले सिक्के भी चलवाए।
है ना। लेकिन ये सिर्फ इतिहासकारों का कहना है, और जो पृथ्वीराज चौहान का परम मित्र हुआ करता था चंद्रवरदाई, है ना, उसके अनुसार जो है बात कुछ और ही है। उसने जो लिखा है, कौन सा ग्रंथ, पृथ्वीराज रासो, है ना, पृथ्वीराज रासो जो उसने लिखा, रचना किया, कौन, चंद्रवरदाई, है ना। तो इसमें उसने बताया कि जब द्वितीय युद्ध लड़ा गया तराइन का, उसके बाद मोहम्मद गौरी ने जो है क्या किया, मुझको मतलब कि चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान को कहाँ लेकर के गया, गजनी लेकर करके गया। और वहीं गजनी में एक बार जो है खेल महोत्सव किया जा रहा था, और खेल महोत्सव में जो है क्या हुआ था कि जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको बेड़ियों में जो है जकड़ करके रखा गया था। और उसी समारोह के दौरान जो है पृथ्वीराज चौहान क्या कर रहे थे, मोहम्मद गौरी को एकदम आंखें दिखा करके घूर रहे थे, है ना, एकदम गुस्से से ऐसे देख रहे थे। तो उस टाइम मोहम्मद गौरी ने कहा कि अपनी आंखों को जो है नीचे कर लो, ऐसा करके मत देखो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो है नहीं माने उसकी बातों को, और तभी गुस्सा होकर के गौरी ने उनकी दोनों आंखें जो है फोड़वा दी, है ना। तो ये बात हुआ। उसके बाद फिर एक बार जो है राष्ट्रीय खेल का वहां पर आयोजन हो रहा था गजनी में, तभी चंद्रवरदाई मतलब कि इसने जो है चंद्रवरदाई ने कहा कि जो राजा पृथ्वीराज चौहान है उनको शब्द भेदी वाण चलाने में जो है महारत हासिल है। उसका इस तरह से व्याख्यान किया चंद्रवरदाई, है ना, कि जो मोहम्मद गौरी था उस कला को देखने के लिए ललायित हो उठा कि आखिरकार ये कैसे चलाता है शब्द भेदी वाण, है ना, मतलब कि शब्द सुन करके सही निशाने पर जो है वाण चलाना। तो इस तरह से जब उसका व्याख्यान किया तो बोला ठीक है, राजा को बुलाओ, हम भी देखते हैं कि कैसे वो तीर चलाते हैं। तब जो है वो चंद्रवरदाई गए किसके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास। और वहां जाने के बाद उन्होंने कहा पृथ्वीराज चौहान से कि 4 बांस 24 गज आंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चुकमती चौहान, है ना। क्या कहा कि 4 बांस 24 गज आंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चुकमती चौहान। अर्थात उसने बताया कि तुम्हारे और राजा के बीच कितना फासला है, 4 बांस और 24 गज का जो है फासला है, और जो सुल्तान है ऊपर अपने सिंहासन पर बैठा है ना। और कहा कि उस सिंहासन पर बैठा तो चुकना मत चौहान, क्योंकि तुम्हारे पास एक ही तीर है और एक ही मौका है। तो इस तरह से जब बताया चौहान को, तो जैसे ही मोहम्मद गौरी ने चौहान को तीर चलाने का आदेश दिया, है ना, तो उसी टाइम जैसे आदेश दिया वैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने जो है सीधा उसी पर तीर चला दिया मोहम्मद गौरी के ऊपर, और मौके पर ही जो है मोहम्मद गौरी की क्या हो गई, मौत हो गई। तो ये बात बताया गया है चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो में, है ना। लेकिन इतिहासकार इन सभी बातों को जो है क्या मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं। जितना भी पात्र इस कहानी में बताए गए हैं सारे को काल्पनिक मानते हैं, क्योंकि इतिहास में सिर्फ इतिहासकार इसी बात को मानते हैं कि जैसे ही द्वितीय युद्ध लड़ा गया था तराइन का, पृथ्वीराज चौहान को जो है गौरी ने हराकर उसकी वहीं पर क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसलिए इनकी बातों को जो है इतिहासकार नहीं मानते हैं, सिर्फ काल्पनिक मानते हैं, है ना। तो अब आगे बात करते हैं प्यारे दोस्तों।
अगर आगे बात करें तो जब तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, उसी समय जो है मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी भारत आए थे, है ना। कौन आए थे भारत? 1192 में गौरी के साथ कौन भारत आए? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है गौरी के साथ भारत आया, है ना। और भारत में आकर इन्होंने किसकी स्थापना की? सूफी मत की स्थापना की। और इन्होंने अपना कुटिया जो है कहाँ पर बनाया था? अजमेर में बनाया था। और अजमेर में ही जो है इनकी कब्र भी बनी है ना। और यहीं पर इनका मृत्यु हुआ, इसलिए इनका यहाँ कब्र बनाया गया। और इसी के कब्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अजमेर शरीफ, अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कब्र को। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने जो है अपना कैपिटल जो है प्यारे दोस्तों, है ना, अपना कैपिटल किसे बनाया? दिल्ली को बनाया। उसके बाद गौरी ने जो है अपनी राजधानी किसे बनाया? दिल्ली। और यहीं से इसका शासन शुरू हुआ। उसके बाद बात करें कि इसके बाद कौन सा युद्ध लड़ा गया या फिर कौन सी आक्रमण किया या फिर कहाँ आक्रमण किया ये गौरी, तो ये जो दिल्ली को राजधानी बनाया था ये कब बनाया था? 1193 में। ओके, ये अजमेर शरीफ क्या था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का कब्र है, जिसको जानते हैं हम अजमेर शरीफ या फिर दरगाह अजमेर शरीफ। हाँ, एक बात प्यारे दोस्तों कि मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी इससे पहले कि जब भीम प्रथम से, है ना, हार करके भाग रहा था मोहम्मद गौरी, तो वो जब कश्मीर गया था तो कश्मीर और सिंध को जब आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लिया था, तो मैंने बताया था शायद कि 1190 और 91 के बीच में, लेकिन ये गलत होगा, ये होगा 1179, है ना। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। 1179 में जो है वो कश्मीर और सिंध को अपने अधिकार में लिया था। जब वो भीम द्वितीय से हार करके जा रहा था, है ना, उत्तर की तरफ बढ़ा और वहीं पर जो है इसने इन दोनों को अपने अधिकार में कर लिया। अब बात करेंगे तराइन युद्ध के बाद जो है चंदावर का युद्ध लड़ा गया था किसके बीच में? वही जयचंद, जिसने जो है किसकी मदद की थी? इसी मोहम्मद गौरी की। जब तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा जा रहा था पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी का, है ना, तो मोहम्मद गौरी का साथ दिया था उस समय कौन? वही जयचंद, जो इसका दुश्मन हुआ करता था, क्योंकि उसकी बेटी को भगा करके ले गया था, अगवा करके ले गया था पृथ्वीराज चौहान। उसी का बदला लेने के लिए तराइन का दूसरा युद्ध में जो है उसने क्या किया था? जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की मदद ना करके मोहम्मद गौरी की जो है मदद की थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1194 ईस्वी में, है ना, लड़ा गया चंदावर का युद्ध। चंदावर का जो ये युद्ध लड़ा गया, ये किसके बीच में लड़ा गया? मोहम्मद
गौरी और फिर जयचंद के बीच में। जयचंद। और इस युद्ध में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराकर उसकी हत्या कर दी, है ना। तो मोहम्मद गौरी डिफेटेड जयचंद एंड किल्ड हिम ऑन दिस बैटल, ओके, ऑन दैट बैटल, दैट वाज चंदावर बैटल। अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि इसके बाद जो है इस युद्ध में मोहम्मद गौरी का जो है साथ किसने दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है गौरी का भरपूर साथ दिया था इस युद्ध में, जो मतलब कि एक तरह से कहे अगर ये नहीं होता तो ये जीत नहीं पाता, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की इस वीरता को देखकर, इसकी क्षमता को देखकर मोहम्मद गौरी ने जो है इसे क्या किया, अपना सेनापति नियुक्त कर लिया, सेनापति बना दिया। और उसके बाद जो है अपना जितना भी अधिकार क्षेत्र था, जितना भी जीता हुआ क्षेत्र था, ये सब किसको सौंप दिया, इस कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके वो फिर कहाँ चला गया, गजनी चला गया, है ना। और इस तरह से ये जो गुलाम हुआ करता था मोहम्मद गौरी का, तो इस तरह से मोहम्मद गौरी के इसके साथ जो है भारत में 4 गुलाम जो है आए थे, है ना, अपने साथ। गौरी अपने साथ कितने गुलाम लेकर आया था, गौरी अपने साथ 4 गुलाम जो है भारत लेकर आया था। फर्स्ट कौन, तो फर्स्ट तो यही था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा कुबाचा, तीसरा यल्दौज, और फिर चौथा कौन था, बख्तियार खिलजी, है ना, बख्तियार खिलजी। यही वो बख्तियार खिलजी था जिसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को जो है पूरा तरीके से नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, पूरा तोड़ फोड़ कर दिया था। यही बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को कब, 1204 से 1205 ईस्वी में, है ना। उसके बाद ये उधर अपना बंगाल उंगाल के अभियान में निकल पड़ा था। तो अब बात करते हैं कि जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर कौन, मोहम्मद गौरी गजनी चला गया था, तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ने क्या किया था, दिल्ली में जो है प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहा, दिल्ली में करवाया था, जिसका नाम क्या था, कुवैत उल मस्जिद, है ना। तो इसने क्या किया था, दिल्ली में मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसका नाम था कुवैत अल मुस्लिम मस्जिद, है ना। तो ये किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसके बाद इसने जो है भारत का इतिहास में जो है हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, सबसे ऊंचा मीनार, किसका मीनार, सबसे ऊंचा मीनार, इसका भी जो है स्थापना इसने किया था। और साथ ही साथ जो है अजमेर में, कहाँ, अजमेर में जो है इसने क्या किया था, 2.5 दिन का जो है झोपड़ा का निर्माण भी करवाया था इसने। और क्या निर्माण करवाया, अजमेर में
और 2.5 दिन का झोपड़ा। इसका भी निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। निर्माण आप याद रखिएगा। तो फर्स्ट तो दिल्ली में कुवैत अल मुस्लिम मस्जिद, प्रथम मस्जिद के भी नाम से ये जाना जाता है, भारत में प्रथम मस्जिद, है ना। आप यहाँ लिख लीजिए, भारत की प्रथम मस्जिद, है ना, भारत की फर्स्ट मस्जिद कुवैत अल मुस्लिम मस्जिद। उसके बाद जो है प्यारे दोस्तों, नहीं मुस्लिम नहीं, इस्लाम लिखिए, है ना, कुवैत अल इस्लाम, मुस्लिम नहीं। ओके, तो ये था। उसके बाद इसने जो है उस कुतुब मीनार की भी निर्माण करवाया जो दिल्ली में था, है ना। और ये किसके मतलब कि श्रद्धा में या फिर किसके लिए, ये किसके नाम से इस मीनार का स्थापना किया था? इसका ही एक सूफी मत का क्या हुआ करता था? गुरु हुआ करता था, है ना। उसी का शिष्य हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसके गुरु का भी नाम क्या था? कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन क्या था? बख्तियार अल काकी, है ना। कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी इसका गुरु हुआ करता था। कुतुबुद्दीन का गुरु कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, ये किसका गुरु हुआ करता था? यही कुतुबुद्दीन ऐबक का। और इसी के नाम पर जो है इसने किसका निर्माण करवाया था? कुतुब मीनार। किसका? कुतुब मीनार का जो है स्थापना या फिर निर्माण कार्य शुरू किया था। किसके द्वारा हुआ था ये? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण कार्य तो कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया, लेकिन इसको पूरा करने का जो है काम प्यार दोस्तों श्रेय किसको जाता है? इसी का गुलाम और दामाद हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश, है ना। शुरू तो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा कौन किया था? इसको पूरा करने वाला कौन था? पूरा किया था दिख रही है क्या आपको? अच्छा, इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा करवाया था 1229 ईस्वी में। कब? 1229 ईस्वी में इसने जो है पूरा करवाया था। तो इस तरह से कुतुब मीनार के बारे में हमने देखा। और इसकी शुरुआत जो है निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1199 ईस्वी में। 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और 1229 ईस्वी तक जो है कार्य चला था। पूरा करने का काम किया था कौन? उसी का दामाद और गुलाम उसका इल्तुतमिश। उसके बाद अगर बात करें कुतुब मीनार से रिलेटेड, तो कुतुब मीनार से रिलेटेड हम 4 शासकों के बारे में जो है पढ़ते हैं, है ना। ये जो कुतुब मीनार है भारत का सबसे ऊंचा मीनार, इसके बारे में हमें 4 शासकों के बारे में जो है पढ़ना पड़ता है। क्यों पढ़ना पड़ता है? 2 के बारे में हम देख लिए, और 2 कौन कौन है भाई? तो अगर कुतुब मीनार की बात करें तो इसके बारे में 4 शासक का जो है जिक्र
मिलता है। तो 4 शासक कौन कौन है? फर्स्ट तो इसकी नींव रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, और फिर पूरा करने वाला इल्तुतमिश, है ना, और फिर थर्ड अगर बात करें तो वो थर्ड इंसान कौन था? वो थर्ड इंसान था प्यारे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक, है ना। 1369 ईस्वी में जो है इसकी ऊपरी मंजिल जो है टूट गई थी। ऊपरी मंजिल बिजली गिरने से क्या हुआ था? टूट गया था, है ना। टूट गया था। तो इसी का जो है मरम्मत कार्य कौन किया था? वही फिरोज शाह तुगलक, है ना। कौन? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है इसको मरम्मत किया गया था, है ना, मरम्मत। तो इस तरह से ये थर्ड शासक। फिर चौथा शासक जो था प्यारे दोस्तों वो था सिकंदर लोदी, है ना, 1489 से 1517। 1489 से 1517 के बीच में जो है इब्राहिम लोदी ने क्या किया था? इसकी मरम्मत करवाई थी, है ना। क्या क्या मैं लिखता हूँ, 1489 से 1517 में जो है इब्राहिम लोदी ने क्या किया था? मरम्मत करवाया था, है ना। भारी मिस्टेक, सॉरी, सिकंदर लोदी होगा। किसने? सिकंदर लोदी। जब लोदी वंश पढ़ेंगे तो उसमें भी इसकी बात करेंगे। तो इस तरह से पृथ्वीराज चौहान की हत्या करने के बाद जो है मुस्लिम शासन स्थापित हो गया मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत में। और फिर ये 1205 में जो है, और एक बात बता दूं कि ये जो बना था कुतुब मीनार किस कार्य के लिए बना था, है ना? अजान कार्य के लिए, धार्मिक कार्य, अजान जो होता है मुसलमानों में, है ना, उस कार्य के लिए जो है ये इसका निर्माण किया गया था, है ना। तो उसके बाद जो है 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो है कहाँ जा रहा था? वापस अपना गजनी जा रहा था। तो उसके जाने के दौरान ही जो है बीच रास्ते में कश्मीर में जो है जाटों के द्वारा उस पर क्या किया गया? आक्रमण किया गया, है ना। और उस आक्रमण में जो है मोहम्मद गौरी बुरी तरह से घायल हुआ। और उसी आक्रमण में जो है इल्तुतमिश ने से है उसको बचा करके कहाँ ले गया? गजनी ले गया। और गजनी में जाने के बाद चूंकि वो बहुत घायल हो चुका था, है ना, बहुत वार उस पर हुई थी, तो घायल होने के कारण जो है 1206 ईस्वी में जो है वो क्या हो गया था? उसकी मृत्यु हो गई थी, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इससे पहले, मरने से पहले इसकी जिस तरह से इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बचा करके अपना जो है ले गया कहाँ? गजनी। तो इसी से खुश होकर इसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम से क्या कर दिया था? मुक्त कर दिया था, है ना। पहले गुलाम हुआ करता था, तो उसके बाद इसने क्या कर दिया? इसको गुलाम से मुक्त हो गया। और फिर मोहम्मद गौरी की जो है मृत्यु हो गई 1206 ईस्वी में, है ना, मृत्यु हो गई। तो ऐसा इतिहासकारों का जो है मानना है। पृथ्वीराज चौहान का जो घटना था पृथ्वीराज रासो में, उसको बहुत ही कम लोग मानते हैं।
तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो है इसके उत्तराधिकारी का जो है बात सामने आने लगा, विचार जो है लड़ाई कह सकते हैं उत्तराधिकारी बनने का वो शुरू हो गया। तो कहा जाने लगा कि अब कौन इसका उत्तराधिकारी बनेगा, किसको क्या दिया जाएगा, कहाँ का राज दिया जाएगा। तो इस तरह से इसके 3 उम्मीदवार सामने आए। इसके उत्तराधिकारी होने के जो है कितने उम्मीदवार सामने आए? 3। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यल्दौज और तीसरा कुबाचा, है ना। ये तीनों ही इसके क्या हुआ करते थे? गुलाम हुआ करते थे। और तीनों का नाम सामने आया। किसका किसका? एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, दूसरा यल्दौज, तीसरा कुबाचा। तो ये तीनों को जो है कुछ कुछ हिस्से जो है दिए गए। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है भारत मिला, है ना, क्या मिला? भारत मिला। और यल्दौज को है, यल्दौज को वो क्या मिला? गजनी मिला। यल्दौज को गजनी मिला। और फिर ये कुबाचा जो है, कुबाचा, इसको कहाँ मिला? काबुल और कंधार। काबुल और कंधार जो है दिया गया कुबाचा को, है ना। तो इस तरह से इसके उत्तराधिकारी हुए, इसके राज्य का बंटवारा किया गया और इस तरह से उत्तराधिकारियों ने उसके शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाया, अपना अपना वंश जो है शुरू किया। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, है ना, ये भारत को जो है भारत का शासक या फिर इसका उत्तराधिकारी बनने से मना कर दिया था। लेकिन जो लाहौर की जनता थी, है ना, लाहौर की जनता के कहने पर जो है ये इस पद को स्वीकार किया, है ना। किसके कहने पर? लाहौर की जनता के कहने पर। और फिर यहीं से भारत में शुरू होता है दिल्ली सल्तनत की कहानी, है ना। दिल्ली सल्तनत की कहानी यहीं से शुरू होगी, कुतुबुद्दीन ऐबक से। और इसने जो है हम जानते हैं गुलाम वंश की जो है स्थापना भारत में की। ओके, तो अब हम प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में, कि देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जो है कितने वंशों ने जो है शासन किया, कब से कब तक, कितना किसका कार्यकाल रहा, इन सब के बारे में जो है हम डिस्कस करते चलेंगे एक एक करके। तो प्यारे दोस्तों वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। प्यारे दोस्तों ऐसे ही चैनल में अंतिम समय तक बने रहिए और चैनल का जो है थोड़ा हमारे तरफ से हेल्प भी कर दीजिए कि चैनल को जितना हो सके उतना शेयर जरूर कर दीजिए प्यारे दोस्तों, और सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन को एक्टिव कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं दिल्ली सल्तनत के काल में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।